हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको गद्यखंड भाग का एक नया अध्याय पाठ 9 प्रगीत और समाज का लेखक परिचय, हिंदी अर्थ, साथ ही इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के बारे में पढ़ेंगे। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह जी हैं। यह पाठ क्या है? एक निबंध है। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 19 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ है। अगर इनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और इनके माता का नाम बागेश्वरी देवी और पिता का नाम नागर सिंह था, जो कि एक पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। तो ये इनके माता पिता, इनका जन्म और मृत्यु और इनका जन्म कहाँ हुआ था उसके बारे में था। आगे बढ़ेंगे हम लोग इनके शिक्षा के बारे में। शिक्षा में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आवाजपुर और कमालपुर उत्तर प्रदेश के जो गांव थे वहां पे इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पूरी की थी। हाई स्कूल की बात करेंगे तो हिबेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से जो है इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी किया और इंटर का पढ़ाई जो है इन्होंने उदय प्रताप कॉलेज बनारस से इन्होंने इंटर का पढ़ाई पूरा किया। बीए और एमए की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बीएचयू से क्रमशः 1949 और 1951 में इन्होंने बीए और एमए किया और पीएचडी भी इन्होंने किया बीएचयू से ही, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने पीएचडी किया। लेकिन उसका विषय क्या था? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर इन्होंने 1956 में पीएचडी किया था। तो ये इनके शिक्षा के बारे में था कि इन्होंने जो है कहाँ तक की पढ़ाई की थी। प्रारंभिक शिक्षा आवाजापुर और एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा किया। हाई स्कूल और इंटर का दिया तो बनारस में ही जो है हिबेट क्षत्रिय स्कूल और उदय प्रताप कॉलेज से हाई स्कूल और इंटर का पढ़ाई किए। बी और एमए बीएचयू से किए, 1949 में बीए और 1951 में एमए किए। पीएचडी की बात करेंगे तो पीएचडी भी इन्होंने जो है बीएचयू से ही किया, लेकिन पीएचडी का विषय क्या था? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पर इन्होंने क्या किया? 1956 में पीएचडी किया। अब पृथ्वीराज रासो का यहाँ जिक्र किया गया तो नोट में हम लोग ये समझेंगे कि पृथ्वीराज रासो आखिर है क्या। तो ये क्या है? तो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है और इसके रचयिता जो है चंद्रबरदाई हैं, जो पृथ्वीराज रासो के बचपन के मित्र या पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। तो पृथ्वीराज रासो जो है याद रखना है कि एक रचना का नाम है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्रबरदाई जी के द्वारा लिखा गया है। ये चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक राजकवि के रूप में काम करते थे और पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे। इस रचना में क्या वर्णन किया गया है? तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके चरित्रों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा और इसी विषय पर जो है हमारे नामवर सिंह जो है 1956 ईस्वी में पीएचडी किए थे। ठीक, अब शिक्षा तो हम लोग देख लिए। शिक्षा के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो वृत्ति। वृत्ति मतलब होता है कार्य, यानी कि नामवर सिंह ने जो है क्या काम किया। पहला नंबर पॉइंट में दिया जा रहा है कि 1953 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता के रूप में जो उन्होंने काम किया। उसके बाद 1959 से 1960 में जो है सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर वो रहे। उसके बाद 1960 से 1965 तक बनारस में रहकर वो स्वतंत्र लेखन किए और जन्मयुग जो साप्ताहिक पत्रिका थी दिल्ली में संपादक के रूप में इस पत्रिका का काम किए और राजकमल प्रकाशन में जो साहित्य सलाहकार के रूप में भी ये काम किए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि 1967 ईस्वी से ये आलोचना त्रैमासिक का संपादन किया और 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी जो विषय था या हिंदी विभाग के ये क्या बने? अध्यक्ष बने। हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और उस पद पर जो है प्रोफेसर के रूप में भी काम किए थे। 1974 में कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए, यानी 1974 में जेएनयू में जो है ये हिंदी भाषा के जो है प्रोफेसर के रूप में हिंदी भाषा केंद्र में एक हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और फिर कहा जा रहा है कि 1987 तक जो है ये वहां पर जो है काम करते रहे, मतलब 1974 से लेकर 1987 तक काम करते रहे
और फिर उसके बाद जो ये वहां से सेवा मुक्ति हो गए 1987 में, तो फिर से पुनः 5 वर्षों के लिए जो इन्हें पुनः नियुक्त किया गया। और कब से कब तक, तो पुनः उसके बाद जो 5 वर्ष नियुक्त किया गया, तो फिर वो 1993 से लेकर के 1996 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में काम किए। तो ये इनका वृत्ति था कि इन्होंने जो है कहा कि इन स्थानों में जो है संपादक का काम किया, प्रोफेसर के रूप में प्रोफेसर पद पे भी नियुक्त हुए, ठीक, या सलाहकार के रूप में काम किया। तो इन्होंने हर जगह जो अलग अलग चीजों पे जो है वो वर्क किए थे, काम किए थे। इसके बाद अगर इनकी रचनाओं के जिक्र किया जाएगा हम लोग, तो रचनाओं यानी कृतियों में जो है कई भागों में इनकी कृतियों को बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है, आलोचना है। आलोचना, आलोचना मतलब होता है कि किसी भी रचना जो है, अगर अलग अलग जो रचनाएं लिखी गई हैं, वो रचनाओं के जो लिखे गए रचनाएं हैं और उनमें कुछ त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, तो उनको बताना, या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि निंदा करना या बुराई करना, आलोचना मतलब होता है। तो इनके आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है, तो कहा जा रहा है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये 1954 में प्रकाशित हुआ इनका। छायावाद जो 1955 में इनका प्रकाशित हुआ। तीसरा कहा जा रहा है कि इतिहास और आलोचना, ये 1957 में इनका प्रकाशित हुआ। चौथा नंबर है कहानी, नई कहानी, 1964 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ। पांचवा नंबर जो है कविता के नए प्रतिमान कह रहा है, ये 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब इस कविता के नए प्रतिमान रचना पे याद रखना है कि इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। याद रखना है कि इन्हें जो है हमारे नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था, तो किस रचना पर दिया गया था, तो ये कविता के नए प्रतिमान रचना पर जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था, ये याद रखना है। और ये साहित्य अकादमी जो पुरस्कार जो था कविता के नए प्रतिमान रचना पे मिला, तो ये कविता के नए प्रतिमान रचना कब प्रकाशित हुई, तो 1968 ईस्वी को। इसके बाद जो है अन्य और आलोचनाओं वाली रचनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें अगला है कि दूसरी परंपरा की खोज, ये 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और वाद विवाद संवाद, ये 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये VVI है, इसको याद रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है एग्जाम में। हमारा जो पाठ है प्रगीत और समाज, ये कहाँ से संकलित है, तो वाद विवाद समाज से संकलित है, ये याद रखना है। तो ये क्या है, आलोचनात्मक निबंध भी हम लोग कह सकते हैं इसको। इसके बाद इनकी कृतियों की बात करेंगे, तो कृतियां जो है साक्षात्कार थी। साक्षात्कार में कहा जा रहा है कि कहना ना होगा, ये 1994 में प्रकाशित हुआ। बात बात में बात, ये 2006 में प्रकाशित हुआ इनका। पत्र संग्रह की बात करेंगे तो काशी के नाम, ये 2006 में प्रकाशित हुआ। व्याख्या की बात करेंगे तो आलोचना के मुख से, ये 2005 में प्रकाशित हुआ। तो जितनी भी इनके जो कृतियां थी और उनके जो विधा थे, उन विधा में उन्होंने किस किस प्रकार की रचना किया, उसका और उसका सन मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग याद रखिएगा कि इनकी आलोचना, साक्षात्कार, पत्र संग्रह, व्याख्या, इन विधाओं पर इन्होंने अपने रचनाएं की थी। इसके अलावा जो है इनके सम्मान की बात करेंगे, तो सम्मान में अभी हम बताएं आप लोग को कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको दिया गया था कब, 1971 में। किस रचना पे, तो कविता के नए प्रतिमान पर। अभी हम बताएंगे कि कविता के नए प्रतिमान इनकी आलोचनात्मक रचना थी, और इसी पे जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 ईस्वी में दिया गया था। तो ये हमारे जो है नामवर सिंह जो थे उनके बारे में था। अब आगे जो हम लोग कुछ इनसे और जुड़ी हुई बातों को जानेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि यह जो पाठ हमारा है प्रगीत और समाज, ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक जिसका नाम वाद विवाद संवाद था, वहां से संकलित है। और हमारे जो नामवर सिंह है, लेखक है, इनके गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी था। ये VVI पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा और कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि आत्मपरक प्रगीत जो लोगों में प्रचलित हो और जिससे हमें खुद के लिए प्रेरणा मिलती हो। ठीक, नाट्य धर्मी कविता जिसमें नाटक के माध्यम से हमें उपदेश दिया जाता है और उसमें की गई अभिनय के द्वारा हमें कुछ सीखने को मिलता है। यानी नाट्य धर्मी और आत्म प्रगीत के बारे में यहाँ बताया गया है कि आत्म प्रगीत जो है वो हमें अंदर प्रचलित होता है हम लोगों में, और हमें खुद से जो प्रेरणा मिलती है। लेकिन नाट्य धर्मी कविता को कह रहा है कि नाटक के माध्यम से जो हमें, या नाटक के माध्यम में जो की गई अभिनय होता है उससे हमें सीखने को मिलता है। इसके अलावा जो है काव्य को जो है दो भागों में बांटा गया, एक मुक्तक काव्य और एक जो है हमारा प्रबंध काव्य के रूप में बांटा गया है। तो मुक्तक काव्य क्या है, तो मुक्तक काव्य में कहा गया है कि मुक्तक काव्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र काव्य रचना होती है। इसका पूर्णता के लिए न तो इसके पहले और इसके बाद में किसी संदर्भ या
कथा की आवश्यकता होती है। मुक्तक मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा हम लोग समझेंगे, स्वतंत्र होता है। मुक्तक मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। कोई चीज है, ठीक, अगर मान लो एक मोती ही है, तो एक मोती क्या है, ये स्वतंत्र है, ना इसके आगे ना इसके पीछे कोई मोती लगा हुआ नहीं है, ये वो कोई मोती है, तो ये क्या है, स्वतंत्र रूप से है। तो वैसे ही मुक्तक काव्य को कहा जा रहा है कि वैसा काव्य या वैसा काव्य रचना है जो स्वतंत्र हो, ठीक, ना इसके आगे ना इसके पीछे कोई अन्य जो है रचनाएं जो शामिल ना हो या कथा शामिल ना हो, तो हमारा वो मुक्तक काव्य होगा। मुक्तक काव्य को कहा जा रहा है कि इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो क्या है, गेय मुक्तक है। गेय मुक्तक कहा जा रहा है मतलब गाया जाने वाला या सुर और लय में गाया जाने वाला जो मुक्तक होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, गेय मुक्तक होगा। जैसे कहा जा रहा है कि मीराबाई थी, कबीर दास थे, तुलसीदास थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो पद लिखे वो क्या लिखे हैं, गेय मुक्तक में लिखे, यानी गाया जाने वाला जो पद होता है उसकी इन्होंने रचना की। तो गेय मुक्तक मतलब समझना है कि ऐसे मुक्तक जो भाव प्रधान और जिनको सुर और लय के साथ जो है गाया जा सके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गेय मुक्तक कहते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा क्या, पाठ्य मुक्तक है। यानी मुक्तक के दो प्रकार होते हैं, एक गेय मुक्तक, एक पाठ्य मुक्तक। तो पाठ्य मुक्तक में ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे मुक्तक जो विचार प्रधान होती है, जिनमें चिंतन या तर्क वितर्क की प्रधानता होती है, वो हमारी पाठ्य मुक्तक कहलाती है। ठीक, यानी पाठ्य मुक्तक में कहा कि हम जो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो तर्क वितर्क चीजों को करेंगे तो हमारा वो पाठ्य मुक्तक कहलाएगा। और गेय मुक्तक जो है जिन चीजों को हम लोग गाएंगे, ठीक, जो सुर और लय में गाया जाएगा, तो गाया जाने वाला पद भी हमारा गेय मुक्तक होता है, जैसे मीराबाई, कबीरदास और तुलसीदास को कहा। वैसा ही पाठ्य मुक्तक में बिहारी जी, रहीम और देव, इनके दो है जो है प्रचलित है, इन्होंने क्या किया, पाठ्य मुक्तक पे जो अपनी रचनाएं की है। दूसरा अगर जो हम लोग काव्य के प्रकार की बात करेंगे तो प्रबंध काव्य है। प्रबंध मतलब क्या, बंधा हुआ। जैसे मुक्तक में बताएं कि जैसे मोती है तो इसके आगे न इसके पीछे कोई मोती नहीं लगे, ये स्वतंत्र है। लेकिन प्रबंध काव्य में क्या होगा कि ये कई कथाओं से जुड़ा हुआ, जैसे मान लो एक मोती है, उसके साथ अन्य मोतियों को शामिल कर दिया जाए तो एक क्या होगा, हार बन जाएगा। एक हार बन जाएगा मोती, कई मोतियों के समूह से। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, ये प्रबंध काव्य होता है। प्रबंध यानी बंधा हुआ। इसमें कहा जा रहा है कि वैसा काव्य जिसका प्रत्येक छंद जो है एक दूसरे के कथा के धागों से क्या हो, बंधा हुआ हो, तो हमारा वो प्रबंध काव्य कहलाता है। यानी ये कह रहे हैं कवि कि अगर कवि कह रहे हैं, लेखक ये बताते हैं नामवर सिंह प्रबंध काव्य के बारे में कि प्रबंध काव्य ऐसा है जिसमें एक या एक से अधिक कथाएं जो है मिली हुई होती हैं। और प्रबंध काव्य भी दो तरह के होते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा हमारा खंड काव्य। तो हम लोग जो है इस पाठ में जो प्रगीत और समाज है, इन्हीं चीज को समझेंगे या समझ रहे हैं कि जो हमारा पाठ दिया गया है ये हमारे गीतों से दिया गया है। कि आज के समय में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें लंबी लंबी जो कविताएं हो गई, निबंध हो गए, उनको पढ़ने के लिए समय नहीं है। वो छोटी और जो है छोटी छोटी कविताओं को जो है पढ़ने के लिए जो है लोग बाधित हो रहे हैं। तो उन्हीं प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य क्या होता है, उन्हीं में ये इनको बताया गया और साथ ही जो है ये उन्हीं में सम्मिलित होते हैं, उसका जिक्र किया गया है। तो इस पाठ में हमें जो है इन्हीं चीजों को पढ़ना और समझना है। पाठ में इन्हीं बातों को पता है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नाट्यधर्मी कविताएं, ये सब क्या होती हैं। इसके बाद जो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पाठ के बारे में हम लोग देखें और लेखक के बारे में पढ़ें। अब इन दोनों से जो हम लोग जो है इस पाठ का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि प्रगीत और समाज गद्य की कौन सी विधा है। तो प्रगीत और समाज गद्य की कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। तो हमारा जो है पहला नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, यह एक निबंध है। इसके बाद बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की कि प्रगीत और समाज जो है किस प्रकार का निबंध है। तो यह किस प्रकार का निबंध है, तो आलोचनात्मक निबंध है। अभी हम लोग पढ़े कि आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक एक वाद विवाद संवाद है, वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद, इसी से जो है हमारा यह पाठ जो है ये लिया गया है। तो वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक पुस्तक से लिया गया, तो ये क्या है, आलोचनात्मक निबंध है। इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो अभी हम लोग जो है नामवर सिंह का बारे में पढ़े, तो इसमें जन्म और मृत्यु को देखे कि जन्म जिनका जो है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है। प्रगीत और समाज पाठ का जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो नामवर सिंह जी है। नामवर सिंह जो है इस पाठ के लेखक हैं।
आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किस पुस्तक पे या किस रचना पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो कविता के नए प्रतिमान जो इनकी रचना थी, इसी रचना पर जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब, तो 1971 ईस्वी में। ये भी याद रखना है, 1971 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा के कवि का नाम क्या है। राम की शक्ति पूजा जो रचना है उसके कवि का नाम क्या है, तो इसके कवि का नाम जो है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया रचना है। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी किसकी रचना है, तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कामायनी के बारे में, जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ये 7वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। रामचंद्र जो शुक्ल थे उनके काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या था, तो उनके काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या था, तो वह प्रबंध काव्य था। प्रबंध काव्य को जो अपने काव्य सिद्धांत का वो आदर्श मानते थे। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि विनय पत्रिका, जो विनय पत्रिका है इसके रचनाकार का नाम क्या है। तो विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम तुलसीदास जी है, या तुलसी है। ठीक, गोस्वामी जो तुलसीदास है उनके द्वारा जो है विनय पत्रिका लिखा गया है। ठीक, तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि नामवर सिंह जो है मुख्यतः किसके शिष्य माने जाते हैं। अभी हम लोग जो है लेखक के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें देखें कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नामवर सिंह किसके शिष्य होंगे, तो इन्हीं के होंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हमारा यह सही आंसर होगा 10वां नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि शमशेर की कविता सुनने के बाद नामवर सिंह को किसकी याद आने लगी। किसकी याद आने लगी, तो थियोडोर एडोनो की, हक्सले की, कालरिज की, या वर्डवर्थ की। तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता को पढ़कर नामवर सिंह को जो है थियोडोर एडोनो जो एक व्यक्ति थे उनकी याद आने लगी थी उन्हें। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 12वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। इसमें बताना है कि कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह जी की है। तो कौन सी पुस्तक है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है इस विषय पर जो है उन्होंने क्या किया था, पीएचडी भी किया था। तो जो हमारा पृथ्वीराज रासो है ये इन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई रचना थी। तो ये हमारा 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि बताइए कि कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह जी की नहीं है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह जी की नहीं है, तो इसमें ध्यान देना है हमें कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है बकलम खुद ये है, पहला नंबर इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपराओं की खोज ये भी है। तिरिछ जो है ये तिरिल नहीं होगा, तिरिछ होगा। तो तिरिछ जो है ये हमारी किसकी रचना है, तो उदय प्रकाश जी की रचना है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सी नंबर ऑप्शन है वो तिरिछ है, और तिरिछ जो है ये उदय प्रकाश की रचना है, न कि नामवर सिंह की है। ठीक, आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है। कविता के लिए प्रतिमान या कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो कौन है, तो कौन होंगे हमारे, तो नामवर सिंह जी होंगे। तो डी नंबर ऑप्शन जो है 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। कविता के लिए प्रतिमान या कविता का नई प्रतिमान के रचनाकार नामवर सिंह जी हैं। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। यह किस कविता की पंक्ति है। हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय तो यही था। तो ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा, तय तो यही था। इसी कविता संग्रह से जो है यह पंक्ति ली गई है कि बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है। तो ये टोटल जो है 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस पार्ट का। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
कि आपने जो है इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही हल किया या आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे जो है हम लोग इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, उनको हम लोग करेंगे। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है कि आदर्श कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। उन्हें आधुनिक कविता से शिकायत थी, क्योंकि आधुनिक कविता में प्रगीत मुक्तकों को बढ़ावा दिया जाने लगा है और कहा जाने लगा है कि आजकल कोई लंबी कविताएं पढ़ना नहीं चाहता, किसी को फुर्सत नहीं मिलती। तो ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर था। दूसरा नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दूसरा नंबर में कहा जा रहा है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। ये VVI अब प्रश्न है, ये कई बार जो है पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर होगा कि कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना और लंबी कविताओं जो है उसको नकार दिया जाना, जो ये कला के सिद्धांत से समझा जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है। तो इसका उत्तर होगा कि गीत का अर्थ एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत माना जा सकता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित है कि प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक होती है। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो चौथा नंबर में कहा जा रहा है कि वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा कि जीवन के यथार्थ में सार्थक या संपर्क में रची गई लंबी और कथात्मक कविताओं को प्रायः वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताएं कहते हैं। इसमें नाटकीयता आदि का दृश्य, योजना, कथात्मकता, सामाजिकता आदि का समायोजन किया जाता है। इनमें जो है कहा जा रहा है कि चिंतन की गहराई होती है। मुक्ति बोध की कविताओं में इनका रूप देखा जा सकता है। ब्रह्म राक्षस या अंधेरे में कविता का या इनका सुंदर उदाहरण मिलता है। इसके बाद अगर पांचवा नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा कि प्रगीत कवियों में त्रिलोचन और नागार्जुन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी कविताओं में सामाजिकता अपने उत्कर्ष पर दिखाई पड़ती है। दोनों ने आत्मपरक कविताओं में भी सामाजिक यथार्थ को बड़े तेवर के साथ प्रस्तुत किया है। त्रिलोचन का प्रगीत के रूप में जनपद का कवि हूँ कविता संग्रह में उभर कर सामने आया है। नागार्जुन की प्रगीतात्मकता तन गई ऋण कविता में देखी जा सकती है। इस प्रकार दोनों की कविताओं में समाज की समस्याएं प्रमुखता से उभर कर सामने आई है। तो यह हमारा पांचवा नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया कि त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताओं का वर्णन करें, तो ये पांचवा नंबर प्रश्न का उत्तर था। तो हमने जो है इस पाठ के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेखक के बारे में और पाठ के जो मेन मोटिव था कि पाठ में क्या बताया गया उसको समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे पाठ 10वां लेसन जूठन पाठ के लेखक और उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे हम लोग। साथ ही आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोग के लिए और जो अच्छे कंटेंट्स ला रहा हूँ। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।